हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने स्पेशल टॉपिक में बात करने वाले हैं जापान और अमेरिका के बीच में सैन्य संबंधों के बारे में। हाल ही में यह टॉपिक चर्चा में बना हुआ है और चर्चा में रहने का कारण क्या है, सबसे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे चर्चा में रहने का जो मुख्य कारण है, इसमें अमेरिका की जो डिफेंस फोर्सेस हैं जो जापान में रहती हैं, उनको लेकर जो जापान की जनता है उसके बीच एक विरोध की भावना उत्पन्न हो रही है। अब आप बोलेंगे कि अमेरिका की सेनाएं जापान में क्यों रहती हैं, तो इसका पता अभी आपको आगे लगने वाला है। उससे पहले जो चर्चा में है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो, जो कारण है यहाँ पर, जिस कारण से जापान की जनता के प्रति, जापानी जनता की अमेरिका की सेना के प्रति जो यहाँ पर विद्रोह की भावना उपज रही है, नकारात्मक छवि बन रही है जो यहाँ पर, उसका मुख्य कारण है अमेरिकी सैनिकों के द्वारा जापानी महिलाओं के साथ किए जा रहे अपराध। यहाँ पर अमेरिका की सेना के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि अमेरिका की सेनाएं जापान में यौन हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं और महिलाओं के साथ में यहाँ पर कई प्रकार के गंभीर आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, जैसे कि रेप और उनके वहां पर परेशान करने के, सेक्सुअल अब्यूज करने के। अब देखो यहाँ पर, अब इसी प्रकार के, ऐसा नहीं है कि ये मौका आज पहली बार आया है, बल्कि काफी लंबे समय से अमेरिका की सेना के ऊपर जापान के लोग इस प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब समस्या क्या है? अब समस्या ये है कि जापान अपने पास कोई भी पूर्ण सैनिक प्रणाली नहीं रखता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जापान के पास अपनी देश की बाह्य सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए कोई भी सेना नहीं है, ना तो एयरफोर्स है, ना आर्मी है, ना ही यहां पर नेवी है। इसके लिए जापान पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, किसके ऊपर? पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा होने का कारण मैं आपको यहां पर बताता हूं। उससे पहले एक बार मैं ये बता दूं आपको कि जापान में जो बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, इनके ऊपर लगभग पिछले 25 वर्षों में 150 के अधिक रेप यानी कि बलात्कार के केस लग चुके हैं। समझे? अब यहां पर देखो, अब यहां पर यूएस आर्मी और मानवाधिकार उल्लंघन का संबंध काफी पुराना रहा है। ठीक है, अब यहां पर संबंध कैसे पुराना रहा? तो जब वियतनाम वॉर चल रहा था, उस समय भी अमेरिका के सैनिकों के ऊपर वियतनाम की जो जनसंख्या थी, उनके ऊपर यहां पर कई प्रकार के अत्याचार करने के आरोप लगाए गए थे, अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगाए गए थे। साथ में यहां पर आप देखेंगे अमेरिका की सेना ने वियतनाम में 5 करोड़ लीटर से ज्यादा रासायनिक शाकनाशी का इस्तेमाल किया था। इसका प्रयोग क्यों किया था? ये एक प्रकार का केमिकल था जिसका प्रयोग करके आप उत्पादन की जो खाद्य श्रृंखला है उसको डिस्टर्ब कर सकते थे। उत्पादन जो किया जाता है कृषि का, उसको आप प्रभावित कर सकते थे। तो यहां पर यही इनका उद्देश्य था कि जो वियतनाम के नागरिक हैं, इनकी खाद्य श्रृंखला को बिगाड़ दिया जाए। इसीलिए यहां पर इन्होंने 5 करोड़ लीटर रासायनिक जो शाकनाशी था, इसका प्रयोग किया था। ये भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। फिर यहां पर आप देखेंगे ह्यूमन राइट वॉच नाम की एक संस्था है। इस संस्था ने यूएस आर्मी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके तहत अफगानिस्तान में भी जब ये लोग कार्रवाई कर रहे थे, उसमें कई प्रकार की अमानवीय घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो ईरान इराक पर जब आक्रमण किया था यूएस ने, तब भी इनके ऊपर कई प्रकार के आरोपों लगाए गए थे, जिसकी रिपोर्टें प्रकाश की गई थी। अब यहां पर बात आती है कि जापान में यूएस सैनिक क्या कर रहे हैं। यूएस की आर्मी, अमेरिका की आर्मी जापान में क्या कर रही है? तो याद करो द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत आप यहां पर पाएंगे क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत अमेरिका ने जापान के ऊपर किए थे परमाणु हथियारों का प्रयोग, हिरोशिमा और नागासाकी। ये तो आपने सुना होगा, 100% सुना होगा। ठीक, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और जैसे ही जापान ने आत्मसमर्पण किया, वैसे ही अमेरिका ने जापान के जितने प्रतिष्ठित संस्थान थे उनको अपने नियंत्रण में ले लिया। अब यहां पर नई सरकार गठित होकर आती है। कहां पर? जापान में।
उसके बाद भी जो यूएस सेना थी ये इनके ठिकानों पर अपना अधिकार की रही। यूएस आर्मी को यह चिंता थी, यूएस की गवर्नमेंट को यह चिंता थी कि अगर वह जापान को थोड़ा सा भी छूट प्रदान करती है तो क्या होगा, जापान अमेरिका के ऊपर कहीं फिर से अटैक ना कर दे, कहीं न्यूक्लियर अटैक ना कर दे, परमाणु हथियार को बना के अटैक ना कर दे। तो इसीलिए यहां पर जापान के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए यूएस आर्मी यहां से नहीं जाती है। ठीक, अब यहां पर देखो, अब यहां पर आप देखेंगे मित्र राष्ट्रों की एंट्री होती है। मित्र राष्ट्र वो थे जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के सहयोगी थे। ठीक है, तो जो मित्र राष्ट्र थे इन्होंने जापान की नई सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आप क्या करेंगे, आप एक ऐसे जापान का निर्माण करेंगे जो कैसा होगा, विसैन्यीकृत होगा, यानी कि आपके यहां सेना का कोई रोल नहीं होगा, आप सेना का निर्माण नहीं करेंगे, सेना का गठन नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां पर ये तो हो गया। तो जब 1947 में जापान सरकार यहां पर स्थापित होती है तो उन्होंने अपने संविधान में एक क्लॉज जोड़ दिया और इस क्लॉज में कोड दिया नो आर्म्ड फोर्स क्लॉज, मतलब हम यहां पर आर्म सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी को नहीं रखेंगे, ये इन्होंने अपने संविधान में जोड़ दिया था। ठीक है, अब यहां पर जापान के सामने यह चिंता थी कि वह अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा अगर वह सेना का निर्माण नहीं करेगा। भैया सेना भी तो जरूरी है ना बाहरी आक्रांताओं से बचने के लिए, तो कैसे जापान अपनी रक्षा करे। तो यहां पर अमेरिका ने जापान के साथ में एक समझौता किया कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे। क्या करेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आपके देश में रहेगी और आपकी सुरक्षा करेगी, लेकिन आप सेना का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए 1950 में आप देखेंगे यहां पर जब कोरिया संकट उत्पन्न होता है तो इसी के दौरान जापान को अपनी सुरक्षा की यहां पर चिंता होती है। तो यहां पर आप देखेंगे जापान ने क्या किया, जापान ने बाहरी सेना स्थापित करने के लिए मना किया था, लेकिन जापान ने अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए, देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए नेशनल पुलिस रिजर्व नामक अर्धसैनिक बल की स्थापना करी। जैसे हमारे यहाँ ना सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये अर्धसैनिक बलों की यहां पर जापान ने स्थापना कर ली, नाम था नेशनल पुलिस रिजर्व। ठीक है, अब बाहरी सेना के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, अमेरिका के साथ समझौता किया था। ठीक है, अमेरिका के साथ समझौता किया गया तो यहां पर आप देखेंगे जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस रूप से यहां पर फोर्स रूप से विकसित किया। ठीक है, अब देखो यहां पर अब जो अमेरिका के साथ में इन्होंने समझौता किया 1951 में, इस समझौते के ऊपर दोनों देशों ने सिग्नेचर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। इसी के तहत अमेरिका ने एक विशेष प्रकार की यूनिट का निर्माण किया, विशेष प्रकार की इकाई का निर्माण किया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस ऑफ जापान, यूएसएफजे। ठीक है, क्या था, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस ऑफ जापान, ये आप इनका लोगो देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस ऑफ जापान, इसका यहां पर अमेरिका के द्वारा गठन किया गया। अब यहां पर आप समझिए वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अमेरिकी सेना के 50,000 सैनिक कहां तैनात हैं, जापान में तैनात हैं। इसी के तहत यूएस नेवी का सबसे बड़ा जो बेड़ा है, 7वां बेड़ा, यूएस नेवी कई बेड़ों में बटी हुई है, तो यहां पर आप देखें 7वां जो बेड़ा है, इस बेड़े के अंतर्गत कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, कई सारी पनडुब्बियां और कई सारे यहां पर फ्रिगेट्स आते हैं, मतलब माना जाता है 100 के आसपास सब मिला के यहां पर यूनिट्स रहती हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में नेवी और साथ में एयरफोर्स के सैकड़ों विमान जापान में अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित रहते हैं जिससे उसकी सुरक्षा अमेरिका कर सके। इससे अमेरिका को दो लाभ हैं, एक इस क्षेत्र में यानी कि जो पैसिफिक रीजन, साथ में जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है, यहां पर जापान, अमेरिका नजर रख सके और जापान की सुरक्षा भी कर सके। ये दोनों यहां पर आपको चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां पर आप देखेंगे ओकिनावा विवाद। अब ओकिनावा का विवाद क्या है, तो ओकिनावा नामक एक शहर है जो जापान में ही पड़ता है और यहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है जो जापान के अंतर्गत आता है। अब यहां पर आप देखेंगे इस सैन्य बेस का उपयोग जब वियतनाम वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने बड़ी मात्रा में सैन्य बेस का उपयोग किया था। ठीक है, और कहा जाता है कि अमेरिका की जितनी भी सेनाएं यहां पर जापान में उपस्थित हैं, इसका 62% सिर्फ और सिर्फ इसी बेस पर रहती हैं, ओकिनावा बेस पर ही रहती हैं। ठीक है, अब ये चीजें हो गई।
अब देखो यहाँ पर यूएस सैन्य प्रसार को कारण, जो यूएस सेना अपना विस्तार कर रही है, इसके प्रसार के कारण कई बार ओकिनावा में यहाँ पर क्या है, दंगे और विद्रोह भड़क चुके हैं। यहाँ के नागरिक आरोप लगाते हैं कि अमेरिका की सेना यहाँ के नागरिकों को परेशान करती है, यहाँ पर महिलाओं के साथ में गलत हरकतें करती है, रेप करती है, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट करती है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। ओकिनावा प्रांत के अंतर्गत ही आप देखिए 1972 से लेकर, कब से लेकर 1972 से लेकर 2009 के मध्य, यहीं पर आप देखेंगे अमेरिकी सैनिकों के ऊपर क्या हुआ। यहां पर अमेरिकी सैनिकों के ऊपर 5000 से ज्यादा क्या हो गए, 5000 से ज्यादा आरोप लग चुके। ठीक है, इतने आरोप यहां पर इनके ऊपर लग चुके हैं। ये सारी चीजें यहां पर आपको समझनी होंगी। और ये जो आरोप है इन पर क्या है, मर्डर, बलात्कार, आगजनी, ऐसे गंभीर आरोप इन पर लगे हैं। अब देखो यहां पर जापान की ऐसी क्या मजबूरी है जो इनकी सेना को यहां पर रखे हुए है, जो इतनी मात्रा में यहां पर सेना को रखे हुए है। तो यहां पर आप देखेंगे आंतरिक विद्रोह, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अमेरिकी सैनिकों की मनमानी एवं सैनिक सेवा के बदले यूएस को भारी रकम चुकाता है। क्या करता है, अमेरिका की जो सेना है इसकी सैन्य सेवाओं के बदले जापान जो है, जापान इन्हें एक बड़ी रकम चुकाता है। कितनी बड़ी रकम है, आगे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। ठीक है, आगे ये भी बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देखेंगे इसके बावजूद भी यूएसए को सैन्य सेवा समाप्त करने के लिए क्यों नहीं कहता है जापान। इतनी सारी चीजें हो रही है तो कब भी क्यों नहीं कहता है जापान यूएस सेना को बाहर जाने के लिए। इसके कुछ कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है, आप पाएंगे जो जापान की जनसंख्या है, इनके अंदर सैन्य सेवाओं या सैनिक की नौकरी करने के लिए एक प्रकार से निष्क्रियता है। काफी लंबे समय से उन्होंने ऐसी सेवा की नहीं, तो ये लोगों के अंदर एक अलग प्रकार की सेना से दूरी बनाने की इच्छा बनी रहती है। उसी प्रकार से आप देखेंगे युवाओं की सैन्य भर्ती के लिए अनिच्छा, सेना भर्ती नहीं होना चाहते ये लोग। फिर आप देखेंगे यहाँ पर खुला प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर खुला हुआ है, इसकी चिंताओं को लेकर भी आप देखेंगे जो यहां से व्यापार होता है, इसको भी आप पाएंगे। इस कारण भी जापान यहां से अमेरिका को जाने के लिए नहीं कह सकता। फिर आप देखेंगे चीन, रूस और उत्तर कोरिया के गठबंधन। जापान वही देश है जिसने रूस को पराजित किया था, और जापान वही देश है जिसने प्रथम विश्व युद्ध को चीन जैसे देशों को भी यहां पर अच्छा खासा परेशान कर दिया था। अब यहां पर आप देखेंगे चीन, रूस और उत्तर कोरिया, ये ऐसे देश हैं जिनके जापान के साथ संबंध अच्छे नहीं है, जापान के साथ इनके व्यवहार अच्छे नहीं है। कभी भी यहां पर युद्ध होने की क्या है, स्थिति बनी रहती है। तो यहां पर आप देखेंगे जो क्षेत्र में संतुलन बनाने की बात है, जो संतुलन बिगड़ रहा है, इसके लिए आप देखेंगे जरूरी है कि जापान की सेना मजबूत है। अब जापान में सेना तो रखता नहीं है, तो इसीलिए यहां पर डिपेंड है किसके ऊपर, इसलिए डिपेंड है यहां पर अमेरिका के ऊपर। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में यहां पर आपका जापान स्थित है। तो अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखो तो इनकी जिम्मेदारी भी होती है शांति व्यवस्था स्थापित करना, इसलिए भी यहां पर अमेरिका का सहयोग लेता है जापान। सैन्य सेवाओं पर खर्च के बजाय आर्थिक क्षेत्र पर निवेश की इच्छा। जापान जानता है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर सेना रखता है तो उसे एक बड़ा बजट सैनिकों के लिए रिजर्व करना पड़ेगा, जिससे वह अपने आर्थिक विकास पर कम ध्यान दे पाएगा, इसलिए वह सेना को नहीं रखता है। अब देखो यहां पर यूएस जापान गठबंधन क्षेत्र की जरूरत क्या है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। यहां पर आइए, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र, जिन्हें इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है, इन दोनों क्षेत्रों में अगर आप देखना चाहते हैं बेहतर संबंध निम्नलिखित मायनों को संबंधित करते हैं। देखो इन दोनों क्षेत्रों में ही, चाहे पैसिफिक ओशन वाला क्षेत्र हो, चाहे इंडियन ओशन वाला क्षेत्र हो, चीन यहां पर अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपने प्रभाव को स्थापित करना चाहता है, जिसको अमेरिका संतुलन करना चाहता है, संतुलित करना चाहता है। इसीलिए अपनी यहां पर उपस्थिति को बढ़ाने के लिए आप पाएंगे क्या होगा, अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी मात्रा में अमेरिका अपनी सेना को यहां रखना चाहता है। फिर आगे देखेंगे उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को नियंत्रित करना। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कभी भी यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, युद्ध हो सकता है।
उत्तर कोरिया नियमित रूप से अपनी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है और ये मिसाइलें कभी-कभी जापान की टेरिटरी में भी आके गिर जाती हैं। इससे जापान को भी खतरा है, इसीलिए यहाँ पर शक्ति संतुलन के लिए अमेरिका का होना आवश्यक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यूएसए का मिडिल ईस्ट में प्रभुत्व में कमी आई है अतः इंडो पैसिफिक में स्थिति मजबूत रखना चाहता है। अब जो मिडिल ईस्ट है इसमें आप देखेंगे अमेरिका का जो प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। अब वो है हिंद महासागर में अपने प्रभाव को कम नहीं देखना चाहता। इस क्षेत्र में अपने इंडो पैसिफिक हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन यहाँ पर अपना जो संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक कहते हैं यहाँ पर अपने प्रभाव को कम नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पर ये मजबूती से स्थापित है। अब देखो जापान का बदलता कूटनीतिक स्वरूप। अब जापान कैसे अपने कूटनीतिक स्वरूप को बदल रहा है, कैसे वह एक प्रकार से सैन्य सेवा की ओर बढ़ रहा है, ये समझना चाहिए आपको। अब देखो यहां पर कई सारी परिस्थितियां बदली हैं और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप जापान अब सेना रखने का विचार करने लगा है। देखो हुआ क्या, एक लंबा समय व्यतीत हो गया, इतना तो कंफर्म हो गया कि जापान अब अमेरिका के ऊपर नहीं करेगा परमाणु अटैक, है ना। तो इस बात से अमेरिका भी सुनिश्चित हो चुका है क्योंकि जापान अब अपने विकास में लग चुका है। अब देखो यहाँ पर उत्तर कोरिया का रवैया, उत्तर कोरिया में क्या राजशाही तानाशाही राजतंत्र है और यहाँ पर आप देखें किम जोंग उंग के नेतृत्व में लगातार परमाणु परीक्षण होते जा रहे हैं और जखीरा तैयार होता जा रहा है। इससे आप देखेंगे दक्षिण कोरिया और जापान को अपने हित सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए जापान इन तनाव से बचने के लिए अपनी एक सेना निर्मित करना चाहता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे चीन का अतिक्रमणवादी सोच। तो चीन का जो अतिक्रमणवादी सोच है इससे जापान भी नहीं बचा हुआ है। जापान भी कई सारे क्षेत्रों में चीन क्या है अपना प्रभाव जमाता है, अपना अधिकार होने का दावा करता है, इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए आप पाएंगे जापान भी एक नियमित सेना रखने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के ऊपर यूएस आर्मी की सेना के बदले 8 बिलियन यूएसडी यानी कि 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष चार्ज किया था और इस चार्ज की भरपाई अभी भी जापान करता है। अगर जापान इसका प्रयोग अपने सैनिक खड़े कर ले तो वह एक प्रकार से अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर आंतरिक स्थिति। अब आंतरिक स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए आंतरिक स्थिति के तहत आप पाइए, देखो नई पीढ़ी के लोग जापान को सैन्य मामले में आत्मनिर्भर देखना चाहते हैं। कब तक ये लोग अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहेंगे? एक दिन अमेरिका का मन होगा, कहीं युद्ध चल रहा होगा, अमेरिका अपने लाव लश्कर उठाएगा और चला जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको देखनी चाहिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। अब आ जाओ बदलते सामरिक एवं रणनीतिक आर्थिक राजनीतिक दौर में सैन्य मामलों में दूसरे देश पर निर्भरता रहना देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है, समझे। आ जाओ अब देखो यहां पर जापान द्वारा सैन्यीकरण के प्रयास। अब जापान ने क्या किया, अपने सैन्यीकरण के प्रयास को प्रारंभ किया। 1960 से लेकर 2020 तक जापान ने जीडीपी का मात्र 1% सैन्य सेवाओं पर खर्च किया था और अब इसने सीमा को हटा दिया है और 2027 में पहली बार अपनी जीडीपी का 2% क्या किया, सैन्य सेवाओं पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया। फिर यहां पर आप देखेंगे लगातार क्रूज मिसाइल सहित अन्य घातक हथियारों के विकास पर बल। जापान अब अन्य राष्ट्रों के साथ में मिलकर सैन्य प्रशिक्षण करता है और कई प्रकार के घातक क्रूज मिसाइलों को निर्माण करने में भी जापान लगा हुआ है। जैसे कि जापान को आप देखें क्वाड संगठन का सक्रिय सदस्य है। यहाँ पे जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड के सदस्य हैं। इनका उद्देश्य ही है चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना। आगे आओ यूएसए एवं भारत सहित अन्य देशों के साथ मिलकर नियमित सैन्य अभ्यास करता है कौन, जापान, ठीक है। अब देखो यहां पर जापान यूके और इटली के साथ में मिलकर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने की योजना बना रहा है जो 2035 तक तैयार करने की योजना है, ठीक है। यूपीएससी में पूछा गया था 5th जनरेशन, ये 6th जनरेशन, उससे भी एडवांस। अब यहां पर आप देखेंगे भारत के लिए महत्व एवं चुनौतियां। तो जापान की बढ़ती सैन्य शक्ति एवं मजबूत यूएस जापान संबंध भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इंडो पैसिफिक की सुरक्षा आसानी से की जा सकती है जापान और अमेरिका के साथ मिलकर,
चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए यहां पर एक प्रकार से इनका योगदान लिया जा सकता है। अगर जापान अपना सैन्यीकरण ना करे और अमेरिका यहां से निकल जाए तो भारत अकेला पड़ जाएगा, जो यहां पर चीन का मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहां पर चीन की शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत अमेरिका और जापान का सहयोग ले सकता है। फिर यहां पर आप देखेंगे भारत द्विपक्षीय व्यापार, सामरिक रणनीति और राजनीतिक तथा क्षेत्रीय भावना में भी जापान के साथ में आगे बढ़ने में योगदान कर सकता है। ये सारी चीजें यहां पर आपको पता पड़ जाएगा। अब देखो, जापान सेना के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए कई प्रकार के यहां पर सैन्य अभ्यास भारत के साथ में करता है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे भारत और जापान के बीच जिमेक्स, ये नौसेना करती है अभ्यास। मालाबार, ये आपकी नौसेना करती है। भारत जो आपके क्वाड देश हैं उनकी जो नौसेना 4 है वो मालाबार करती है। धर्म गार्जियन भारतीय और जापान की जो आपकी सेना है वो करती है। वीर गार्जियन वायुसेना करती है। शिन्यू मैत्री वायुसेना करती है। अब जापान धीरे धीरे सेना का गठन करना प्रारंभ कर रहा है ना। तो ये सैन्याभ्यास होते हैं। ये सारी चीजें यहां पर आपको समझनी चाहिए, सारी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। भारत के लिए चुनौती क्या क्या है, अगर चुनौतियों की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे यूएस जापान गठबंधन एक प्रकार से रूस का विरोधी है और भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है। अगर भारत ज्यादा इनके नजदीक जाता है तो हो सकता है भारत और रूस के संबंध भी यहां पर खटाई में पड़ते नजर आए। फिर यहां पर आप देखेंगे रूस पहले से ही क्वाड तथा इसकी गतिविधियों का विरोध करता रहा है, जिसका भारत एक सक्रिय सदस्य भी रहा है। फिर यहां पर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। फिर यहां पर आप आइए, आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए भारत को रूस, जापान, यूएसए, चीन एवं उत्तर कोरिया जैसे देशों से रिश्ते सामान्य रखने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप विश्व शक्ति बने तो आपको सभी देशों के साथ एक समान नीति लेकर चलना पड़ेगी, विकास पर बात करना पड़ेगी, ठीक है। फिर यहां पर आप और भी सारी चीजें देखेंगे। आगे की राह क्या है, तो आगे की राह यही है कि हमें सभी देशों को साथ में मिलकर लेकर चलना चाहिए, ना कि हमें एक पक्ष की ओर जाना चाहिए। तो ये थे आपके जापान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा किया जा रहे मानवाधिकार का उल्लंघन, महिलाओं के ऊपर किए जा रहे अपराध, जिससे यहाँ पर ये टॉपिक चर्चा बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक क्लियर होगा। फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।